नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, जानकारियों को आगे बढ़ने से पहले कल कुछ व्यूअर्स ने, जो मेरे व्यूअर्स व्हाट्सएप के में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे यह जानकारी दी कि सर, आपका थंबनेल इस्तेमाल करके दूसरे चैनल वाले में एक आपका थंबनेल डाल करके वीडियो दिखाया गया है। तो मैंने भी, उन्होंने जब स्क्रीनशॉट के साथ भेजा तो मैंने भी देखा कि हाँ, ऐसा किया गया है। उसके आगे फिर उस थंबनेल को चेंज कर दिया गया, यानी कि पहले वीडियो को थोड़ा सा चलाने के लिए सैनिक पाठशाला का थंबनेल इस्तेमाल किया गया, उसके आगे उसको फिर चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। चलिए, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि अब एक्सेप्टेंस हो रहा है कि सैनिक पाठशाला के थंबनेल को इस्तेमाल करने से वीडियो चलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सैनिक पाठशाला का रिकॉग्निशन, सैनिक पाठशाला का एक्सेप्टेंस, सैनिक पाठशाला ही बेहतर है, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। चलिए, बहरहाल इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ते। दोस्तों, आज की जो जानकारियां हैं, आप पीछे बोर्ड पर देखिए, ये जानकारियां हैं। इन जानकारियों में से पीएओआर ने एक लेटर जारी किया है दोस्तों, और उस लेटर में पीएओआर ने कहा है कि कोरोना काल में जो फायदा पेंशनर को नहीं मिल पाया डीए बढ़ोतरी का, उसका फायदा जून 2026 के महीने में एक पेंशनर को मिलने जा रहा है। और बकायदा अमाउंट भी बता दिया है, 23,258 रुपए का अमाउंट है, लेटर जारी करके बताया है। ये कौन सा वाला एरियर है, कोरोना काल का कौन सा वाला फायदा ये पेंशनर को मिलने जा रहा है, आगे इसका बकायदा आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ओआरओपी को लेकर के 22 मई 2026 को माननीय कोर्ट से एक आदेश आया है। पेंशनर की जीत हुई है और पेंशनर के फेवर में यह आदेश आया है। साथ ही साथ इसमें एक डिसेबिलिटी पेंशन का भी गुंडी है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर कभी भी एरियर मिला हो, कभी भी कोई भी एरियर मिला हो, आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिला हो, आपको ओआरओपी का एरियर मिला हो, आपको कभी भी कोई भी एरियर मिला हो, तो आपको यह जानकारी बेहद अहम जानकारी है, जरूर ध्यान लगा करके समझना चाहिए कि हो सकता है आपका एरियर में से कुछ पैसा काट लिया गया। जी हां, इसी का एक खुलासा हो रहा है, एक लेटर सामने आया है, उसके साथ आगे आपको समझाऊंगा कि क्या है यह मसला। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जेसीएम ने 8वें पे कमीशन में जो अपनी मांगे भेजी है, उसमें से एक अहम मांग है कि पेंशन का कैलकुलेशन 67% के हिसाब से किया जाए। आखिर इस मांग से कैसे फायदा होगा, इसके बारे में भी आगे बकायदा आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों के साथ। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आपको एरियर पूरा मिला या कुछ हिस्सा कट गया, देखें हकीकत और वापस पाने का तरीका। जी हां दोस्तों, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर है, सीधा सीधा उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है, एक फैमिली पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है, 15 मई 2026 का लेटर है। और ये लेटर बेहद अहम है, चाहे आप सर्विस पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, या आप कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपके लिए भी ये लेटर बेहद ही अहम है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आपके एरियर के साथ भी ये वाकया हो जाए जिसके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है। आप देखिए, with reference to your complaint received dated 14 मई 2026 through Government of India regarding non-payment arrear as per circular number 568, we have to advise as under। यानी कि 568 नंबर सर्कुलर का जो एरियर नहीं मिला है या पूरा नहीं मिला है, जो कंप्लेन आपने किया है, जो हमारे पास भारत सरकार के थ्रू से पहुंचा है, उसके संदर्भ में हम आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। अब देखिए बातें क्या है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को जब हमने वेरीफाई किया, उसके बाद क्या पाया, we have found that an amount of rupees 2,38,347 was paid, an amount of rupees 2,03,911 was credited on 16 December 2016 in the account number so and so of late Radheshyam Singh, regular pensioner, after deduction of income tax of rupees 34,436। यानी कि देखिए, कुल एरियर उनका बना था 2,38,347 रुपए, लेकिन उसमें से 34,436 रुपए इनकम टैक्स काटने के बाद 2,03,911 रुपए उनके खाते में 16 दिसंबर 2016 को क्रेडिट किए गए। ये जानकारी इस लेटर के जरिए दी गई है। यानी कि पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब ये शिकायत की कि मेरा पूरा एरियर तो 2,38,347 बनता था, जबकि आपने खाते में क्रेडिट कर दिया 2,03,911 रुपए, तो बचे हुए पैसे कहां गए? तो उसी का जस्टिफिकेशन यहां दिया गया। आप देखिए, इनकम टैक्स काट लिया, और इनकम टैक्स इस तरीके से, जब भी आपका एरियर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा बनता है तो इनकम टैक्स काट लिया जाता है।
अब इसको वापस कैसे लेना है? वापस हो सकता है ये दोस्तों, लेकिन आपको समय से कार्रवाई करना पड़ेगा। चलिए आगे लेटर में लिखा हुआ है, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द मेंशन्ड अकाउंट, यानी कि आपका जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कीजिए। अगर आपको 2,03,911 मिला है तो वो सही पैसा मिला है, ऐसा यहां पर जानकारी पेंशनर को दिया गया है बैंक की तरफ से। और इस जानकारी के साथ बकायदा इसका ये देखिए कैलकुलेशन शीट भी लगा के भेजा गया है। तो इस तरीके से आपका एरियर में से अगर इनकम टैक्स कट जाए तो आपने क्या करना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। चले आगे आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी आपका एरियर इतना बनेगा कि वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, आपका एरियर में से इनकम टैक्स को काट लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में आपने तुरंत कार्रवाई करना है। जिस साल आपको एरियर मिला है उसका अगला जैसे ही आईटीआर फाइलिंग होता है, उस आईटीआर फाइलिंग में उस एरियर को आपने अलग अलग साल में दिखाना है। क्योंकि एरियर आपको 1 साल का नहीं मिला है, हो सकता है वो एरियर आपका 5 साल का हो, 10 साल का हो, तो उसमें प्रावधान होता है उस एरियर को आपको पिछले सालों में दिखाने का। तो अगर आपसे ना बन पाए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का सहारा लें और आईटीआर फाइलिंग के समय उस एरियर को, पुराना एरियर अगर शो करेंगे तो आपको आईटी रिफंड में वो पैसा वापस मिल सकता है। इसलिए आपको सही समय से कार्रवाई करना बेहद जरूरी होता है। अगर आपके भी एरियर में से इनकम टैक्स काटा जाए तो उसका अगले फाइनेंशियल ईयर में जब उसका आईटीआर फाइलिंग होता है उसमें आपको कार्रवाई करना जरूरी है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी को लेकर के 22 मई 2026 को आया कोर्ट का आदेश पेंशनर के पक्ष में, पीएमआर को भी ओआरओपी। जी हां दोस्तों, चलिए सीधे सीधे पहले माननीय कोर्ट का आदेश देखते हैं, उसके आगे फिर डिसेबिलिटी पेंशन और प्रीमेच्योर रिटायरी के बीच का डिफरेंस का एक बेहद अहम जानकारी आपको दूंगा। पहले आदेश देखते हैं दोस्तों। माननीय एएफटी लखनऊ का 22 मई 2026 का ये जो आदेश का आप कॉपी देख पा रहे हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि ओआरओपी से जुड़े हुए एक केस में माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और यह फैसला माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में सुनाया है। दोस्तों ये एक ऐसे पेंशनर थे जो कि एक डिसेबल्ड पेंशनर थे और इनका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस था, यानी कि इनको रिटायरमेंट के बाद डिसेबिलिटी के साथ साथ सर्विस एलिमेंट दोनों पेंशन मिल रहे हैं। अब ये पेंशनर लेकिन प्रीमेच्योर रिटायरी थे, डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये प्रीमेच्योर रिटायरी थे और इनका रिटायरमेंट के बाद, ये 2015 के रिटायरी थे, इनका रिटायरमेंट के बाद इनको ओआरओपी का फायदा नहीं दिया गया। क्योंकि जैसे कि ओआरओपी में रूल है कि जुलाई 2014 के बाद वाले जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरी हैं उनको ओआरओपी के फायदे से वंचित रखा गया है। हालांकि बहुत सारे पेंशनर इस तरीके से केस जीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन केसेस को इंप्लीमेंट करते हुए पेंशनर को ओआरओपी का फायदा नहीं दिया गया है। तो ये जो पेंशनर थे ये डिसेबिलिटी पेंशनर होने के साथ साथ एक प्रीमेच्योर रिटायरी पेंशनर थे, जिस वजह से इनको ओआरओपी के फायदे से वंचित किया गया। अब जब माननीय कोर्ट में ये केस दायर होता है तो माननीय कोर्ट ने सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, उनका डिसेबिलिटी का भी जिक्र करते हुए, उनका प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का भी जिक्र करते हुए, पिछले ऑर्डर्स का भी जिक्र करते हुए माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में आदेश सुना दिया और कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन इज अलाउड डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ ओआरओपी टू द एप्लीकेंट विदिन अ पीरियड ऑफ 3 months on the receipt of certified copy of this order, failing which interest at the rate 6% per annum shall be payable no cost। यानी कि 22 मई 2026 को माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में प्रीमेच्योर रिटायरी को ओआरओपी देने के लिए फैसला सुना दिया। हालांकि ओआरओपी से जुड़े प्रीमेच्योर रिटायरी के बहुत सारे पहले भी केसेस हुए हैं जिनमें प्रीमेच्योर रिटायरीज को, पेंशनर्स को जीत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी वो केसेस हैं उनको केस को, यानी कि आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी केस किया जाना चाहिए। हालांकि अब इन पेंशनर ने भी केस तो जीता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इनका भी ओआरओपी का जो इंप्लीमेंटेशन का मुद्दा उसी तरीके से लटक जाए जैसे बाकियों का लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिनका ऑलरेडी समय बीत चुका है, आदेश निकलने के बाद भी लागू नहीं हुआ है, उन पेंशनर को अब एग्जीक्यूशन के लिए केस जरूर करना चाहिए दोस्तों। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह असमंजस है, ये एक डाउट है कि आखिर प्रीमेच्योर रिटायरी और डिसेबल्ड रिटायरी के बीच में किस तरीके का फासला होता है, किस तरीके का डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर आप मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी है तो आपको ओआरओपी लागू है, लेकिन जुलाई 2014 के बाद के प्रीमेच्योर हैं तो अभी तक ओआरओपी लागू नहीं किया गया, बेशक कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आखिर प्रीमेच्योर रिटायरी कौन है। सबसे पहले जिन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन पेंशन डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड टू रिकॉर्ड ऑफिस,
आपने एक एप्लीकेशन लिखा, सीओ साहब ने उसको रिकमेंड किया, आजकल ब्रिगेड तक जाता है, ब्रिगेडियर साहब ने भी उसको रिकमेंड किया और आपका पेंशन डॉक्यूमेंट के साथ रिकॉर्ड ऑफिस चला गया, आपका डेट निकल गया, आप प्रीमेच्योर रिटायरी हैं। अगला, मेडिकल कैटेगरी बट रिटन एप्लीकेशन। आप बेशक मेडिकल कैटेगरी भी है, आप बेशक कुछ भी आपका मेडिकल कैटेगरी है, लेकिन इसी प्रोसेस में आपने एप्लीकेशन लिख करके आप रिटायरमेंट, आपका डेट आ गया, आप प्रीमेच्योर रिटायरी ही कहलाएंगे। उसके आगे, सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट बट रिटन एप्लीकेशन, यानी कि आपको रिटायरमेंट के बाद बेशक सर्विस एलिमेंट भी मिल रहा है, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका रिटायरमेंट इस तरीके से एप्लीकेशन लिख करके हुआ है, तब भी आप प्रीमेच्योर रिटायरी हैं, आप मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, आरएमबी डन इवन इफ 100% डिसेबिलिटी। आपका आरएमबी भी हो गया, आप डिसेबिलिटी भी आपका 100% है, 75% है, 50% है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप जो है रिटायरमेंट एप्लीकेशन लिख करके इस तरीके से आए हैं, तब भी आप प्रीमेच्योर रिटायरी ही कहलाएंगे। उसके आगे, रिटन एप्लीकेशन इन एक्सटेंडेड सर्विस that is like 17+2, 22+2, 24+2, 26+2, 28+2 और सुबेदार मेजर इन एक्सटेंशन। यानी कि मान लीजिए आप एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं, किसी किसी का होता है, जैसे कि 17 साल सर्विस होता है, 2 साल बढ़ा लिया, 19 साल कर रहे हैं, यानी कि 17 और 19 के बीच में है। मान लीजिए एक हवलदार है, 24 साल सर्विस होता है हवलदार का, 2 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं। आपने 24 साल पूरा किया, 2 साल का एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं और उस 2 साल के बीच में आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिख करके आप रिटायर आ गए, तो आपको प्रीमेच्योर रिटायरी ही कहा जाएगा। यहां पर बहुत सारे पेंशनर ये दलील देते हैं कि मैंने तो 24 साल पूरा कर लिया था, मेरा तो पूरा कलर सर्विस खत्म हो गया था, उसके बाद मैं रिटायरमेंट आया हूं, लेकिन आप प्रीमेच्योर रिटायरी कहलाएंगे क्योंकि आप एप्लीकेशन लिख के आए हैं, बेशक आप एक्सटेंडेड पीरियड में हैं, आप प्रीमेच्योर रिटायरी ही कहलाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। अब डिसेबिलिटी पेंशनर मेडिकल ग्राउंड में कौन से रिटायरी को मेडिकल ग्राउंड में रिटायरी माना जाएगा और ओआरओपी का फायदा ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो समझिए। रिटायर्ड बिफोर सर्विस व्हाइल विड्रॉल ऑफ शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। जो भी रिटायरमेंट शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ की वजह से होता है, जैसे 15 साल सर्विस है, 2 साल का एक्सटेंशन होता है मेडिकल कैटेगरी का, उसका शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ हो गया, सीओ साहब ने नॉन रिकमेंड कर दिया या खुद अनविलिंग कर दिया, ऐसे केस में उनको डिसेबल्ड जो है सोल्जर होने के बाद साथ साथ उनको इनवैलिड आउट कहा जाएगा और उनको जो है मेडिकल ग्राउंड में रिटायरी माना जाएगा। या तो फिर जो इनवैलिडेड आउट होते हैं, चाहे 6 महीना का सर्विस हो, चाहे 5 साल का सर्विस हो, जो मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आईएमबी आउट किया जाता है, उनको भी जो है ओआरओपी का फायदा ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इनको मेडिकल रिटायरी कहते हैं। अगला पॉइंट, अनविलिंग फॉर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। जैसे कि आपका मेडिकल कैटेगरी परमानेंट हो गया, 15 साल से आपका ऊपर सर्विस है, आपने जो विलिंग अनविलिंग पूछा जाता है उसमें अनविलिंग कर दिया, सीओ साहब ने उसमें साइन कर दिया, चला गया रिकॉर्ड ऑफिस, डेट निकल गया, आप शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होकर के रिटायरमेंट माना जाएगा, आप इनवैलिड आउट में माना जाएगा, आप मेडिकल ग्राउंड में माने जाएंगे और आपको ओआरओपी का फायदा मिलेगा, बेशक आपने खुद अनविलिंग किया है। अब दूसरा, आपने विलिंग किया, सीओ साहब ने नॉट रिकमेंड कर दिया, यानी कि मेडिकल कैटेगरी के बाद आपने विलिंग किया, सर्विस करना चाहता हूं, सीओ साहब ने बोला नो, शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं है, तब भी आप जो है मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी माने जाएंगे और तब भी आपको ओआरओपी का फायदा मिलेगा। उसके आगे, इवन 1% to 19% डिसेबिलिटी इन एग्रेवेटेड एंड एट्रीब्यूटेबल केस, यानी कि अगर आपका मान लीजिए 1% ही डिसेबिलिटी क्यों ना हो, एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है, या 19% ही क्यों ना हो, 20% से तो ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन 1 से 19% के बीच में भी हो, तब भी आपको जो है इनवैलिड आउट कहा जाएगा और इनवैलिड आउट के केस में इस बीच के जो है परसेंटेज में भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है और आप मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी माने जाएंगे, आपको ओआरओपी का फायदा मिलेगा। अगला, टर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंशन पीरियड व्हाइल इन एक्सटेंशन। दोस्तों, अगर आप एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं, जैसे कि ये मैंने जो बताया था 26+2, 28+2, यानी कि मान लीजिए एक सूबेदार साहब 28+2 का 29वें साल में चल रहा है उनका सर्विस, लेकिन कुछ मेडिकल कैटेगरी में जो है मान लीजिए सेप 1 चाहिए, एक्सटेंशन पीरियड के लिए सेप 1 चाहिए, लेकिन मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया, अचानक से उनका डेट निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 28 साल के ऊपर 28.5 साल उनकी सर्विस है, अचानक मेडिकल कैटेगरी उनका डाउन हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस से तुरंत ही उनका डेट निकल के आ जाएगा, रिटायरमेंट का डेट। तो ऐसे कंडीशन में भी वो जो है मेडिकल रिटायरी माने जाएंगे और उनको ओआरओपी वगैरह का पूरा फायदा मिलेगा। तो आप प्रीमेच्योर रिटायरी और जो इनवैलिड रिटायरी या तो मेडिकल ग्राउंड के रिटायरी का फर्क अभी समझ गए होंगे। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दोस्तों खुशखबरी
पीओआर ने लेटर जारी करके पेंशनर को दी जानकारी 23,258 कोरोना काल का एरियर का भुगतान हो जाएगा जून 2026 के महीने में। जी हाँ, पीओआर से जो लेटर जारी हुआ है, सीधे सीधे उस लेटर को पहले देखते हैं। दोस्तों, कोरोना काल में बढ़े हुए डीए के परसेंटेज के फायदे को लेकर के पीओआर ने जो लेटर जारी किया है 20 मई 2026 को, ये लेटर बेहद अहम है और पेंशनर को कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी देता हुआ लेटर है। जी हाँ, इस लेटर के जरिए पीओआर ने ये एक्सेप्ट किया है कि पेंशनर को कोरोना काल में बढ़े हुए जो डीए का परसेंटेज के हिसाब से फायदा नहीं मिला था, उसका फायदे का भुगतान जून के महीने में कर दिया जाएगा। और बकायदा इसमें अमाउंट भी लिख दिया गया है कि कितना अमाउंट उनको भुगतान होगा, 23,258 रुपए का भुगतान किया जाएगा। चलिए, मसला क्या है वो समझते हैं। आप देख पा रहे हैं पीओआर का ये लेटर है, पीओआर सिख रेजिमेंटल सेंटर का ये लेटर है, रामगढ़ से ये निकला है, 22 मई 2026 का लेटर। और ये लेटर भेजा गया द सीडीए पटना को भेजा गया है और ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया। ये देखिए, श्री सुरिंदर सिंह जी को एड्रेस किया गया है। और इस लेटर में क्या कहा गया है, उनके सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए उनको कहा गया है, इट इज स्टेटेड दैट द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज इंटीमेटेड दैट, यानी कि इस मैटर को एग्जामिन करने के बाद क्या इंटीमेट किया जा रहा है, एन अमाउंट ऑफ डीए डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ इनकेसमेंट फाइनल ऑफ 222 days at the rate 7% DA has been calculated by the system for rupees 23,258 रुपए as DA increase from 17% to 24%. Tender memo will be generated by the system Dolphin at the end of this month and payment will be credited to the individual's बैंक अकाउंट इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जून 2026। दोस्तों, कोरोना काल में बेशक डीएडीआर फ्रीज हो गया, उसका एरियर बेशक नहीं मिला, लेकिन जो भी पेंशनर उस पीरियड में रिटायर हुए, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक रिटायर हुए, उनको उनका ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट भी 17% के हिसाब से मिला। जबकि जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए 21%, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के लिए 24% और जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए 28% डीए की बढ़ोतरी हुई थी। और इस बढ़ोतरी के साथ ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट कैलकुलेट होकर के पेंशनर्स को उसका फायदा मिलना था, जो भी उस पीरियड में रिटायर हुए हैं उनको मिलना था। लेकिन उसमें से बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी छूटे हुए हैं, जिनको जब सैनिक पाठशाला से सही जानकारी मिली तो उन पेंशनर्स ने अपना केस प्रोसेस किया सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में, और अभी इस तरीके के लेटर निकल रहे हैं। देखिए, पीओआर ने कहा है कि आपको 24% के हिसाब से आपका लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन होना था, जो हो करके नहीं मिला, आपको 17% के हिसाब से ही मिला। तो 17% और 24% के बीच का जो 7% का डिफरेंस का जो लिव इनकेसमेंट का अमाउंट बन रहा है, वो 23,258 रुपए बन रहा है, जो डॉल्फिन सिस्टम द्वारा कैलकुलेट हो चुका है। अगले महीने यानी कि जून 2026 को इसका भुगतान कर दिया जाएगा, ये जानकारी पीओआर ने दी है। तो बड़ी बात है दोस्तों, आप भी अगर खुद ही उस पीरियड के रिटायरी हैं, यानी कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच के रिटायरी हैं, या आप किसी और ऐसे पेंशनर को जानते हैं जो उस बीच के रिटायरी हैं, तो उनको जरूर चेक करवा लें कि उनको ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट का बढ़ोतरी के डीए के परसेंटेज के हिसाब से एरियर का भुगतान हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो उनको भी ये भुगतान होगा, मिलेगा, अगर सीपी ग्राम्स में केस प्रोसेस किया जाए तो। और बाकी उनका एक और केस था इन पेंशनर का कि उनका लिव इनकेसमेंट का कुछ और दिन बचे हुए, ये उनका कहना था, लेकिन यहाँ पीओआर ने उनको ये जानकारी दी कि उनका एक्सटेंशन था, लिव इन जो है छुट्टी का एक्सटेंशन था 2001 में, जिस वजह से वो 35 दिन का एनुअल लिव उनका उसी में एडजस्ट हो गया, इसलिए उनको 247 नहीं 222 दिन का ही लिव इनकेसमेंट का फायदा मिलेगा। ये यहाँ सेकंड पैराग्राफ में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के मूल जानकारी ये है कि जो भी बीच में कोरोना के पीरियड में रिटायर हुए हैं, उनको लिव इनकेसमेंट का फायदा और ग्रेच्युइटी का फायदा बढ़े हुए डीए के परसेंटेज के हिसाब से अभी भी मिल रहा है, अगर वो कार्रवाई करें तब। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जेसीएम ने 8 सीपीसी में 67% पेंशन की मांग रखी है, इससे कैसे पड़ेगा पेंशन में असर, समझें। जी हाँ, जेसीएम ने जो मांग रखी है पहले उसको देखते हैं। दोस्तों, जेसीएम के 8वें पे कमीशन में बहुत सारी मांगों में से एक मांग ये भी है कि जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो 67% के हिसाब से किया जाए, यानी कि अभी तक जो पेंशन हमें मिलता था, आधा मिलता था, उसको अभी 67% किया जाए। ये पेंशन कैलकुलेशन में बदलाव को लेकर के मांग किया गया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, रिवीजन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, इसमें एडिशनल पेंशन को भी 65 साल 70 साल से बढ़ोतरी कराने की भी मांग है,
लेकिन जो मूल मुद्दा है, देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है 67% के हिसाब से पेंशन फिक्स किया जाए। तो आप सबने जेसीएम की मांग अभी देख ली। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन से समझाता हूं कि कैसे इस जो मांग का डिफरेंस पड़ेगा हमारे पेंशन में। अब चलिए करंट पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। एक ऐसे पेंशनर, मान लीजिए एक सिपाही हो, नायक हो, जो अब रिटायर हो रहे हैं, जिनका बेसिक 38,600 है, सर्विस के दौरान का बेसिक पे, क्लास पे 450 है और मिलिट्री सर्विस में 5200 रुपए है। तो उनका पेंशन आज के डेट में जो रूल है वो कैसे कैलकुलेट होता है। हमारा जो बेसिक पेंशन निकलता है, बेसिक पेंशन निकलता है वो होता है बेसिक पे प्लस क्लास पे प्लस एमएसपी। अगर कोई एक्स ग्रुप का पेंशनर है तो उनका ग्रुप पे भी आएगा, इस तरीके से वो सारी चीजें भी जुड़ेंगी। लेकिन हम एक वाई ग्रुप का कर रहे हैं और इसको डिवाइडेड बाय, दोस्तों डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 होता है, क्योंकि हमें 50% के हिसाब से ही आज के डेट में पेंशन मिलता है। तो अब इनका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, बेसिक कितना है 38,600 प्लस क्लास पे 450 प्लस 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, ठीक है 50% है। तो यहां पर अब बन रहा है ये दोस्तों 44250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 442.5 इंटू 50, यानी कि इनका पेंशन बनेगा 22,125 रुपीज। ये देखिए अब मांग क्या हुई है वो समझते हैं। मांग हुई है दोस्तों, मांग हुई है 67% की, यानी कि 38,600 प्लस 450 प्लस 5200 इंटू 67% की मांग हुई है डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 67 इज इक्वल्स टू 442.5 इंटू 67 हो जाएगा अभी, और ये बन जाएगा 29,648। तो देखिए जहां पर पेंशन 22,125 निकलता है, वहां पर पेंशन 29,648 निकलेगा, जो ये मांग की वजह से, अगर ये मांग कंसीडर हो जाए, रिकमेंडेशन अगर सबमिट हो जाए पे कमीशन में तो। और जो फैमिली पेंशन है वो फैमिली पेंशन ये बनेगा 22,125, जो कि आज के डेट में इसका भी 60% मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है पेंशन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी के लिए ये मांग जेसीएम द्वारा भेजी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।